भारत 8वीं बार चुना गया यूएनएससी का स्थायी सदस्य। चीन, पाकिस्तान समेत सभी देशों ने किया समर्थन। पीएम मोदी ने जताया आभार। भारत सरकार चीन पर सख्त। भारतीय रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। चीनी कंपनी से 471 करोड़ का ठेका किया रद्द। चीन के खिलाफ देश भर में आक्रोश। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने की चीन से बदला लेने की मांग। भारत की आपत्ति को दरकिनार कर रहा है नेपाल और नेशनल असेंबली में भी विवादित नक्शे को मिली है मंजूरी। भारत के 3 इलाके को बताए गए हैं अपने। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया है और भारत को 192 में से 184 देशों के वोट मिले हैं। अब 2 साल के लिए भारत अस्थायी सदस्य रहेगा। ये 8वां मौका है जब भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के चुने जाने पर खुशी जताई है और पीएम मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा और इसके साथ ही सभी देशों का आभार भी जताया। भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए नेपाल की संसद के उच्च सदन राष्ट्रीय सभा ने भी देश के विवादित नक्शे को लेकर के मंजूरी दे दी है। नेपाल के लिए नए नक्शे के समर्थन में नेशनल असेंबली में 57 वोट पड़े हैं और विरोध में किसी ने वोट नहीं डाला। इस तरह से यह विधेयक सर्वसम्मति से नेशनल असेंबली से पारित हो गया है। और बता दें कि भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच इस नए नक्शे में लिपुलेख काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया। कोरोना लॉकडाउन के पहले चरण में एक और जहां सब कुछ बंद कर दिया गया था, तो वहीं अब लॉकडाउन के 5वें चरण में देश को अनलॉक किया जा रहा है और जिसमें धार्मिक स्थल भी खोले जा रहे हैं, जिसके चलते अब श्रद्धालुओं के लिए एक और अहम खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा निकालने की परंपरा नहीं टूटेगी। जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव पर इस साल कोविड-19 का प्रभाव रहेगा और अक्षय तृतीया से शुरू हुई रथ निर्माण कार्य के साथ ही बुधवार से रथ यात्रा की तैयारी भी शुरू की गई है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रथ यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर रणनीति तैयार की गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने को लेकर के गुरुवार को फिर से सरकार पर निशाना साधा है और सवाल किया है कि हमारे सैनिकों को शहीद होने के लिए निहत्थे क्यों भेजा गया। उन्होंने एक पूर्व सैन्य अधिकारी के साक्षात्कार का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया है कि चीन की हिम्मत कैसे हुई है, उसने हमारे निहत्थे सैनिकों की हत्या की। हमारे सैनिकों को शहीद होने के लिए निहत्थे क्यों भेजा गया। बता दें कि कांग्रेस नेता ने बुधवार को भी इस मामले पर सवाल किया था कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं और गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं और वहीं सूत्रों के अनुसार इस झड़प में चीनी सेना के भी 40 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? देश के 20 सैनिकों की शहादत पर पूरे देश में बवाल है। सभी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस मामले को हल्के में ना लिया जाए और चीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी इस पर केंद्र को नसीहत दी है। भारत की उस पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देगा। सरकार का भी दायित्व है कि देश को विश्वास मिले और जब से पहला कोई अवसर हो
संसद की समिति को भी सरकार को सारे तथ्य बताने चाहिए। भारत की संसद के दोनों सदनों का प्रस्ताव है भारत की ज़मीन के बारे में, जो लद्दाख में है, हमारी सीमा के पार, और इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि केंद्र सरकार जो भी इस पे नीति है और जो बातचीत हुई है चीन के साथ, क्या समझौते हुए पिछले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि 2 महीने से घटनाक्रम चल रहा है, तनाव चल रहा है, वो सारे तथ्य देश के सामने आने चाहिए। ये बताया गया है कि सहमति बनी एक वही स्थिति दोबारा बहाल करने की जो अप्रैल महीने में थी, डीएस्केलेशन करके डिसएंगेजमेंट, पर उसके बाद ये घटना हुई, इसलिए ये राष्ट्र के लिए गंभीर चिंता का विषय बना है। सरकार से हमारी निरंतर ये मांग रही कि विपक्षी दलों के नेतृत्व को, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेतृत्व को विश्वास में ले। उसमें देरी ज़रूर हुई है और प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बैठक बुलाई है, वो अच्छी बात है, तो उसके साथ साथ जैसा हमने कहा कि देश की संसद को ये अधिकार बनेगा हर तथ्य की जानकारी। गलवान घाटी पर जो कुछ भी हुआ उस पर तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसी बीच कांग्रेस नेता मीम अफजल ने भी अपनी राय रखी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, जाहिर है कि पूरा देश आज यही बात कहेगा, लेकिन पूरा देश इस बात का इंतज़ार करेगा कि बी-फिटिंग रिप्लाई जो है वो कितनी जल्दी दिया जाता। देखिए, मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने जो रिश्ता कम से कम दिखाया चीन के साथ और प्रैक्टिकली उसका इजहार भी किया, उसके बाद अगर ऐसा हुआ है तो बहुत चिंता की तो बात है ही है। इसलिए कि आज़ादी के बाद से जितने भी 10-11 प्राइम मिनिस्टर हुए, उन्होंने कुल 6 विज़िट चाइना के किए हैं। उसके मुकाबले में अगर मोदी जी को देखा जाए तो अकेले उन्होंने 5 विज़िट वहाँ के किए हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डिप्लोमेसी का कि सरबराह जो हैं दोनों मुल्कों के वो मिलते रहें। इससे लगता है कि दोस्ताना रिश्ता जो है बहुत तेज़ी के साथ और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसी उम्मीद भी कर रहे थे लोग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। चाइना पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा जो किया गया वो हमारे लिए नुकसान का बाइस हुआ। इसीलिए आज हम ये सवाल भी कर रहे हैं और अपोजिशन भी ये सवाल उठा रही है। अब मोदी जी 19 तारीख को मिलेंगे, मैं समझता हूँ इन सवालों के जवाब उनको देने चाहिए। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने टेलीफोन पर गलवान मामले पर बातचीत की है, जिस पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने प्रतिक्रिया दी है। It's a very difficult moment to be saying something, and you would have noticed our leadership has been extremely careful with the words we've spoken. We should not appear in any way to be contradicting the government of the day or giving an impression that we are a divided house, and therefore we have done our utmost to show solidarity with the government and to show support with the government. But it's becoming more and more difficult with clear news coming from the line of actual control that things are not well. We now have lost almost 20 obviously very brave young men who we have lost not in battle, because when you lose somebody in battle as a martyr, you have at least a cause to be to account for. But today there is no battle, today there is no war. Why are these what look like very, very inexplicable skirmishes without weapons, but obviously with instruments that can hurt and take life? Why is this happening? And commanders are talking, and at the same time this is happening. What sense does it make? We are very perturbed that the government hasn't felt it necessary or been advised to bring everyone together under one roof
so that consultations can happen, suggestions can be given, and information can be carefully disseminated. I understand that everything can't be told to the people right away, but at least responsible opposition members should be able to know what exactly is happening. Government can then share its burden, but this government obviously wants to carry the burden by itself and doesn't want to share it with anyone. शिवसेना नेता मनीषा खयांडे ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए चीन के दोस्ती बढ़ाने पर हमला बोला है और साथ ही तमाम सवाल भी केंद्र से किए हैं। मुंह तोड़ जवाब देने की बातें तो हम बाद में देखेंगे, मगर जिस चाइना के साथ इतनी दोस्ती की, इतने उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, इतने उनको काम दिए, मेट्रो के काम हो, अन्य बहुत सारे चाइना के साथ हमने डीलिंग की। हमारे प्रधानमंत्री जी 7-8 बार चाइना भी गए। जिस साबरमती के तट पर चाइना के प्रेसिडेंट को चाय पिलाई और वही चाइना हमने चाय पिलाई और वो हमारे जवानों का खून बहा रहे हैं, तो ये कोई न्याय नहीं है। तो क्या बातें हुई थी? तो इतनी सारी जब चाइना के साथ हमारे MOUs और एग्रीमेंट्स होते हैं, बातचीत होती है, बायलैटरल टॉक्स होते हैं, तो क्या ये बॉर्डर इशू का कोई चर्चा हुई थी या नहीं? आज बहुत सारे सवाल हमारे मन में खड़े हैं और इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की हम बात करते हैं, मगर ये सारी बातें जो है, जो इतने सारे एग्रीमेंट्स और ये गवर्नमेंट जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, तो क्या इसके ऊपर सरकार बात करेगी? नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम उनके साथ खड़े हैं, देश वो सारा देश है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੋ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦਾ ਯੋਧਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में सेना के 20 जवान शहीद हो गए हैं और इस घटना के बाद से देशवासियों में चीन के खिलाफ उबाल है। उन्होंने चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम शुरू कर दी है और इसी कड़ी में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने बॉलीवुड और खेल बिरादरी से चीनी सामानों का बहिष्कार करने का अनुरोध किया है। CAIT ने यह कहा है कि हम बॉलीवुड और खेल बिरादरी से अनुरोध करते हैं कि वो देश हित में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए संस्था के साथ हाथ मिलाएं और हम चीनी सामानों को समर्थन करने वाली हस्तियों से आग्रह करते हैं कि वो ऐसा करना तुरंत बंद कर दें। लद्दाख की गलवान घाटी में जान गंवाने वाले शहीदों के लिए हर आंखें नम हैं।
हर भारतवासी का दिल चीन के लिए गुस्से से भी भरा है और यूपी के कानपुर शहर में भी लोगों ने इस गुस्से का इजहार किया है और जगह जगह पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कहीं टीवी तोड़े गए हैं तो कहीं चीन का राष्ट्रीय झंडा जलाया गया है और किसी ने पुतला फूंका तो कहीं शहीदों की याद में कैंडल जलाकर के उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विरोध प्रदर्शन करने वालों की बस एक ही मांग थी कि चीन को सबक सिखाना अब जरूरी हो गया है। करता चला आया है और आज भी छल करके हमारे 20 सैनिकों को मार दिया है। हम लोग उन परिवार के सैनिकों के परिवार के साथ खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं हम लोगों को ताकत हिम्मत मिलने, हम लोग खुद मुकाबला करने के लिए खड़े हुए हैं चीन से। हम लोग खुद लड़ेंगे। बेटा तुम्हें राम का नाम लेकर चीन को आज यहाँ पर आज दी है, किस लिए विरोध किया है? जी, मेरा नाम है मोहित थापा। मैं भारतीय गोरखा परिसंघ जिला कानपुर का मैं मीडिया प्रभारी हूँ और मैं कराटे से मैं 4th डाउन ब्लैक बेल्ट हूँ। अभी हम लोग ने आपने देखा होगा, हम लोग ने चीन के लेकर अभी पुतला फूका और अभी जो चीन और इंडिया से जो लड़ाई हुई है, तो हर तरीके से भारत ने भी हमेशा सपोर्ट किया है चाइना का, लेकिन अब चाइना ने बिल्कुल पीठ के पीछे छुरा भोंकने वाला काम किया है। तो मैं यही सभी लोग से निवेदन करता हूँ कि जो भी चाइना का सामान ले रहे तो वो बिल्कुल ना ले और बिल्कुल बायकॉट कर दे, बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि बीच बीच में होता है कि चाइना का सामान नहीं बिकेगा लेकिन फिर भी मार्केट में बिकता है। तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बिल्कुल ये सामान बिल्कुल बायकॉट हो जाए और कोई भी सामान चाइना के इंडिया में ना बिके। और दूसरी बात ये, जितने भी हम लोग के जो जवान शहीद हुए उनके लिए भी हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे यहाँ पर। तो मैं सभी लोगों से यही बोलना चाहूँ, कैंडल मार्च में भी जितने अभी हम लोग के साथ सभी भाई लोग बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे, उसी तरीके से कैंडल मार्च में भी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बड़ी तादाद रहेगी उतनी बड़ी हम लोग की बिल्कुल एक एकता मजबूत होगी, एक संगठन मजबूत। यूपी के मिर्जापुर में भी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प में भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर चीन के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया और रमईपट्टी चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ नारेबाजी भी की और कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला भी दहन किया। आप लोग चीन का पुतला फूंक रहे हैं, क्या मामला है? आज हम समाजवादी पार्टी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला हम लोग दहन करने रमईपट्टी चौराहे पे आए। कल जो वारदात हुई हमारे वीर सपूतों के साथ 20 शहीद हुए हैं, मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंकते हुए और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूँ कि वो वीर सपूतों का बदला ले और चीनी सैनिकों के साथ जो उन्होंने भारतीय सैनिकों के साथ साहस किया है युद्ध लड़ने का, उनको चेतावनी देते हुए उनसे युद्ध लड़े। और भारत चीन के बीच हुई झड़प में जान गंवाने वाले नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन की बेटी ने अपना दर्द बयान किया है। उन्होंने कहा है कि मैं पापा पर बहुत गर्व करती हूं और वो देश के लिए शहीद हुए हैं। मैं भारत सरकार से बस ये निवेदन करना चाहती हूं कि वो चीन से अपना बदला लें ताकि मेरे पिता की आत्मा को शांति मिल सके। करती कि वो देश के लिए शहीद हुए हैं और मैं भारत सरकार से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो चीन वालों से अपना बदला ले और मेरे पापा का जो शहीद हुए उनका बस आत्मा को शांति मिले। हरियाणा के चरखी दादरी में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे जेजेपी संरक्षक और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय चौटाला ने इनेलो पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में नोटा से कम वोट देकर जनता ने औकात दिखा दी है और अब बड़ौदा उपचुनाव में इस पार्टी का ऐसा ही हाल होने वाला है। उपचुनाव को लेकर के बीजेपी जेजेपी के बीच मिलकर सलाह मशवरा करके ही चुनाव लड़ा जाएगा और जीत दर्ज की जाएगी। कार्यकर्ताओं से मीटिंग के लिए भी प्लस उनसे उनकी समस्याओं को जान करके उनके समाधान के लिए चुनाव में अगले 7 साल तक नहीं उतर सकते। कानूनी पाबंदियां हैं, मेरे पे भी है, उन पे भी है। अब यूं ही कोई बात कहने से किसी चीज़ का समाधान नहीं होता और निकट भविष्य में चुनाव हो जाएगा, उसमें पता लग जाएगा। चुनाव तो आपके दादरी से भी लड़ा था, वोट तो नोटा से भी कम आए। तो
वहाँ से जेजेपी चुनाव लड़ेगी या भाजपा या संयुक्त रूप से? आपसी तालमेल से लड़ेंगे। चुनाव आने दो, चुनाव के वक्त सारी चीज हो जाएगी। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना टेस्टिंग की कीमत 2,400 रुपये निर्धारित कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आम लोगों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है और गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर बताया है कि आम आदमी को राहत प्रदान करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के अनुसार गृह मंत्रालय के जरिए प्राप्त परीक्षण दरों पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को आवश्यक कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार को भेज दिया गया है और निर्णय में कोरोना जांच की कीमत 2,400 रुपये तय की गई है। हरियाणा से 2 बार सांसद रह चुके बीजेपी नेता सुरेंद्र बरवाला के बेटे प्रशांत के खिलाफ दिल्ली के शकरपुर पुलिस स्टेशन में रेप की एफआईआर दर्ज हुई है और डीसीपी के मुताबिक 6 जून को पीड़ित महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि महिला का आरोप है कि शादी और नौकरी का झांसा देकर के उसके साथ रेप किया गया, जिससे महिला अब प्रेग्नेंट हो गई है। वहीं इस मामले पर डीसीपी ने कहा है कि आरोपी और पीड़िता 2017 से एक दूसरे के संपर्क में थे और इसी कड़ी में दिल्ली से देखिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली के शकरपुर पुलिस स्टेशन के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई है। जो एफआईआर है वो एक हरियाणा के सांसद रह चुके सुरेंद्र बरवाल के बेटे प्रशांत के खिलाफ है। जो प्रशांत के खिलाफ ये बताया गया है कि प्रशांत और एक महिला जो दोनों ही आपसी कांटेक्ट के अंदर थे 2017 के अंदर, उसके बाद वो नौकरी और कह सकते हैं शादी का झांसा देकर उनको रेप किया गया है। और यहाँ तक कि ये आरोप, महिला का आरोप है कि रेप के साथ साथ अब वो प्रेग्नेंट है। उसी को लेकर दिल्ली के शकरपुर थाना पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है और डीसीपी के अकॉर्डिंग ये एफआईआर की गई है। तो कहीं ना कहीं ये होगा कि भाई अब हरियाणा की जो सरकार के जो सांसद रह चुके हैं कह सकते हैं सुरेंद्र बरवाल, वो देखना होगा किस तरीके से अपने बेटे को बचाते हैं या फिर जो पुष्टि हुई है क्या जो पुलिस स्टेशन के जो अंदर एफआईआर हुई है वो देखना होगा किस तरीके से एफआईआर हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अब बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार के जो नेता हैं उनके बेटे ही रेप केस के अंदर आरोपी आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखना होगा किस तरीके से दिल्ली पुलिस छानबीन करती है हरियाणा सरकार के साथ मिलकर। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के पश्चिम विहार निवासी 74 वर्षीय रमेश चंद्र बंसल को सांस लेने में तकलीफ के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। महज 2 घंटे के इलाज में अस्पताल ने बतौर पीपीई किट 10,000 रुपये वसूल लिए और मरीज की 3 दिन पहले ही मौत हो गई। इसी तरह से दिल्ली की साइमा फुरकान ने अपने दादा को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था और करीब 30 दिन बाद अस्पताल ने उन्हें 122 पेज का बिल देते हुए 16,14,596 रुपये के भुगतान करने को कहा है और इस बिल में प्रतिदिन पीपीई किट के 10,000 रुपये लिए गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी के ऐसे कई केस अब तक सामने आ चुके हैं और इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों को निर्देश जारी कर निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने को लेकर के सख्त कदम उठाने को कहा है। और मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राज्य तमिलनाडु और तेलंगाना की तरह इलाज की दरें तय करते समय निजी सुरक्षा उपकरणों जैसे पीपीई किट की लागत पर भी ध्यान दें और दरें तय किए जाने के बाद इनका व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए ताकि मरीजों और सेवा प्रदाताओं को इन दरों की पूरी जानकारी मिल सके और ऐसा करने से कोरोना मरीजों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं वाजिब दर पर प्रदान करने में मदद मिलेगी। तो जिस तरीके से निजी अस्पतालों में मनमानी करने का जो मामला सामने आ रहा था, उसी को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी राज्य तय करें कि कितना खर्च इलाज में आएगा और इसके बारे में जानकारी भी सभी आम लोगों तक दी जाए। देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए राजधानी में एंटीजन टेस्टिंग शुरू हो गई है और इस टेस्टिंग से बेहद कम समय में कोरोना रिपोर्ट आ जाएगी। दिल्ली में पहली एंटीजन टेस्टिंग द्वारका के सेक्टर 4 में रत्नाकर अपार्टमेंट में की गई और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट और हॉस्पिटल में की जाएगी ताकि जल्द से जल्द कोरोना संक्रमित लोगों का पता लगाया जा सके। और वहीं जांच के लिए दिल्ली में 169 केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि एंटीजन टेस्टिंग में महज 30 मिनट में 1 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। हरियाणा के करनाल में आज फिर से कोरोना के 7 नए केस सामने आए हैं और बता दें कि काचवा से 2, उत्तम नगर से 1, मॉडल टाउन से 1,
और गढ़ी जाटान से एक, अर्जुन गेट से एक और चमन गार्डन से एक मामला सामने आया है, जिसके चलते अब तक जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 178 के पार पहुंच गई है और वहीं 3 लोग कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसके अलावा 79 एक्टिव केस हैं और 96 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। चलिए, देश दुनिया में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।